सो दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 4th चैप्टर थर्मोडायनामिक। देखो गाइस, एक चीज फिर से मैं हर लेक्चर में मैंने रिक्वेस्ट किया, फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आपका एग्जाम नजदीक है, बहुत ज्यादा नजदीक है। और जो बचे हुए 2-3 चैप्टर हैं उसको भी मैं 2 दिनों में कंप्लीट करने का पूरा ट्राई करूंगा। 3 चैप्टर तो नहीं, इसके अंदर 2 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है वो करवाऊंगा, जिससे आप अगर पूरा करके जाते हो तो आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो गाइस। बट फील इसलिए होता है कि भाई फ्री में चीजें दे रहे हैं, इसलिए उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। और ये हर साल का, इस साल का ही नहीं है, हर साल का है। और आप सभी के से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार देखना स्टार्ट करो, क्योंकि मैंने कभी ये नहीं कि 4 क्वेश्चन यहाँ लाके करवा दिया और मैंने बोल दिया सिलेबस कंप्लीट हो गया। मैंने कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस किया कि अगर आपका एक चैप्टर भी हो रहा है तो वो चैप्टर पूरी तरह से होना चाहिए, कॉन्सेप्ट देन इसके बाद पीवाईक्यू। इस तरह से मैंने फोकस किया और इसको ही प्रॉपर स्टडी बोलते हैं। मैंने जो एक प्लानिंग बनाई थी उस प्लानिंग के अंदर मैंने बोला था कि जो भी चैप्टर कर रहे हो पूरी तरह से करो, आधा अधूरा करके मत जाओ। ओनली उसके पीवाईक्यू कर लेने से कुछ नहीं होगा, उसके कॉन्सेप्ट को देखो, कॉन्सेप्ट देखने के बाद देन उसके बाद पीवाईक्यू देखो। अगर ये बात हो सकता है मेरा अभी अच्छा ना लगे, बट जब एग्जाम देके आओगे तो ये जरूर फील करोगे कि हाँ सर ने बोला था, मैं वहां इसका पीवाईक्यू करके गया था पर मुझे वहां सॉल्व ही करने नहीं आएगा भाई बहुत बार, क्यों क्वेश्चंस थोड़ा ट्विस्ट करके आता है। तो वो तभी कर पाओगे जब कॉन्सेप्ट को समझोगे, देन इसके बाद पीवाईक्यू करोगे। और आप सभी को बोलूंगा प्लीज देखना स्टार्ट करो, फ्री को अप्रिशिएट करो कि आगे भी कोई फ्री काम कर पाए, समझ में आने। तो बाद में उसको ये फील होगा कि अगर यार जितना अच्छा क्वालिटी फ्री दो, अगर यही चीज अगर ऐप पे कोर्सेस में देते तो बहुत ज्यादा प्यार मिलता और साथ में ये भी मिलता। बट कोई नहीं, जो बच्चों से प्यार मिल रहा है अपने लिए वही काफी है, बहुत ज्यादा। अब बात करते हैं थर्मोडायनामिक, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम के अंदर गाइस आप सभी को ये तो सबसे सिंपल टॉपिक है, ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा। आपने केमिस्ट्री के अंदर भी थर्मोडायनामिक पढ़ा है, फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा है, पूरे साल भर 12th में पढ़ा है। तो गाइस ये बताने वाली बात नहीं, बट मैंने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवाना तो शॉर्ट में बता देता हूं। ओपन सिस्टम मतलब जिसके अंदर मैटर एज वेल एज हीट सराउंडिंग के साथ क्या और एक्सचेंज होता है, वो मेरा ओपन हो गया। देन इसका क्लोज की अगर मैं बात करूं, जिसके अंदर हीट, ओनली हीट क्या होता है, एक्सचेंज होता है सराउंडिंग के साथ, मैटर एक्सचेंज नहीं होता। आइसोलेटेड मतलब अपना थर्मस, जिसके अंदर हीट एज वेल एज मैटर सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं होता। तो ये हमारे 3 टाइप के सिस्टम हो गए। इससे रिलेटेड कभी कभार पीवाईक्यू पूछा जाता है। अब स्टेट वेरिएबल, आप सभी को पता है कि सिस्टम को कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करने के लिए हम स्टेट वेरिएबल का यूज करते हैं। और 2 स्टेट वेरिएबल होता है, एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल और दूसरा इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल। एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल की अगर मैं बात करूं तो ये साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंडेंट होता है एक्सटेंसिव, और इंटेंसिव की बात करता हूं तो ये साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं होता। ये बस आपको दिमाग में रखना है। इसके बाद थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो टोटल 3 टाइप के थर्मल इक्विलिब्रियम होते हैं। पहला मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा केमिकल इक्विलिब्रियम, तीसरा थर्मल इक्विलिब्रियम। बस आपको, अब आप सभी को पता है कि आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा पता रहना चाहिए। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब सिस्टम के अंदर और सिस्टम टू सराउंडिंग जो फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता। और सिस्टम के अंदर सिस्टम टू सराउंडिंग मतलब वो भी क्या होता है, सेम होता है, सिस्टम टू सराउंडिंग और विद इन द सिस्टम और सिस्टम टू सराउंडिंग। तो देयर इज नो केमिकल रिएक्शन विद इन द सिस्टम और सिस्टम टू सराउंडिंग। और थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करो तो आप सभी को पता है थर्मल मतलब हीट। ओके, थर्मल मतलब क्या होता है, हीट होता है। तो गाइस ये चीजें, व्हेन द टेंपरेचर सिस्टम डज नॉट चेंज विद इन द सिस्टम और सिस्टम टू सराउंडिंग, टेम्परेचर चेंज हो रहा सिस्टम के अंदर भी और सिस्टम टू सराउंडिंग में भी कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर ये सभी चीजें डिटेल में देखनी है तो ऑलरेडी मेरा 1 शॉट वीडियो भी है 12 का, पर मैं बोलूंगा यार क्या ही अभी उतना सब देखने की जरूरत है। जो जिससे रिलेटेड जो थोड़ा थोड़ा समझना है वो याद रखो। पूरा अगर देखने जा रहे तो भी गलत है, अगर छोड़ के कॉन्सेप्ट जा रहे तो भी गलत है, समझ में आ रहा है। अब अगर मैं बात करूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, आप सभी को ये चीजें पता रहना चाहिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक मतलब क्या बताया है। क्या बताया ये है कि अगर मैं किसी भी सिस्टम को हीट देता हूं तो वो हीट 2 चीजों के लिए यूज हो जाता है। वो सिस्टम के अंदर के इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, और जो इसके बाद जो हीट, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट बचता है वो वर्क के लिए यूज हो जाता है। तो हीट कितनी चीजों के लिए यूज होता है, हीट जो हम देते हैं सिस्टम को वो 2 चीजों के लिए यूज होता है, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए और साथ में वर्क डन करने के लिए। अब कभी कभार क्या होता है, कहीं कहीं वर्क होता ही नहीं है,
तो पूरा का पूरा हीट इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए हो जाता है। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जिसके अंदर जितना हीट हम दे रहे हैं उतना ही वर्क होता है। तो इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब आपको पता रहना चाहिए कि जो हम हीट दे रहे हैं उसको दो तरह से यूज किया जाता है, इंटरनल एनर्जी, सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, और साथ में हीट, जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाता है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट बचता है वो किसके लिए यूज हो जाता है, वर्क करने के लिए। ओके, ये हो गया। अब गाइस यहाँ कुछ साइन कन्वेंशन जो आपको पता रहना चाहिए, और ये दिमाग भी लगाओगे ना यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो अपने आप ये चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर देखो मैं मान लो सिस्टम हूं बोलोगे सर किसके सिस्टम हूं, अरे भाई किसी का सिस्टम नहीं हूं मैं, आप लोग का ही सिस्टम। तो अगर हमारे बॉडी के अंदर, आप बोलोगे सर ये क्यों लगा के रखो, ये इसलिए लगा के रखो कि कितना सारा काम करना पड़ रहा है और आंखों पे बहुत लाइटें पड़ रही है, इसीलिए हमने क्या किया है, स्पेक्स यूज किया है कि अगर कलर स्पेक्स यूज करेंगे तो ज्यादा लाइटें हमारी आंखों पे नहीं पड़ेगा और आंखों को थोड़ा प्रोटेक्शन मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये कोई स्टाइल मारने के लिए, मुझे पता है मेरे चेहरे पे स्पेक्स अच्छा नहीं लगता है, फिर भी मजबूरी में हम पहनते हैं। अब अगर मैं बात करूं सिस्टम के अंदर हीट, अगर मैं सिस्टम हूं, मैं हीट एब्जॉर्व कर रहा हूं, हीट क्या कर रहा हूं, एब्जॉर्व कर रहा हूं, तो इसके अंदर क्यू क्या हो जाता है, पॉजिटिव। अगर मैं सिस्टम हूं, हीट अपने में से बाहर निकाल लेता हूं तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मेरे में से हीट निकल रहा है तो सिस्टम का हीट क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से आप दिमाग लगा सकते हो। अब वर्क डन, सेम टू सेम, अगर वर्क किसके ऊपर हो रहा है, सिस्टम के ऊपर हो रहा है। समझ में आ रहा है? अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, वर्क बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो W पॉजिटिव होगा, मतलब वर्क पॉजिटिव होगा। बट अगर सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, सिस्टम है और सिस्टम को दबाया जा रहा है, तो वर्क कहां होगा, नेगेटिव होगा। अगर वर्क बाय द सिस्टम है तो वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एंड वर्क ऑन द सिस्टम है, सिस्टम के ऊपर ही वर्क हो रहा है, तो समझ लो उस कंडीशन में वर्क क्या होगा, नेगेटिव। ये चीजें आपको पता रहना चाहिए। देखो सेम वैसा ही, when the temperature of system is rise, जब सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा है, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी, जो हमारा इंटरनल एनर्जी है वो पॉजिटिव होगा। और दूसरी बात, when the जो मतलब मान लो मैं सिस्टम हूं, मेरा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, मेरा टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उस केस के अंदर जो इंटरनल एनर्जी है वो नेगेटिव रहेगा। तो ये चीजें कुछ है जो आपको याद रहना चाहिए, जिससे आपको हेल्प होगा आपके PYQ में। अब थोड़ा इसको छोटा कर दे, हाँ चलो अभी आगे। अब ये फटाफट ये पता रहना चाहिए आपको, वैसे तो आपको पता ही है। आइसोबेरिक, इसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट होता है, बार से ही पता है, BAR बार लिखा हुआ है, तो उससे समझ में आता है कि इसके अंदर हमें किससे रिलेटेड बात करें, प्रेशर से रिलेटेड। तो प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। प्रेशर कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम, टेम्परेचर और हीट वो चेंज होता है, वेरी होता है। इसके साथ ही अगर प्रॉपर्टीज की कुछ बात करें तो इसके अंदर इंटरनल एनर्जी चेंज होता है और टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और गाइस ये वाला आइसोबेरिक का हीट एक्सचेंज वाला ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आइसोकोरिक, से नाम से ही पता चल, नाम से ही काम हो जाता है। इसके अंदर जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और साथ में इसका PV डायग्राम भी आपको प्रैक्टिस करके रखना है। क्यों गाइस, क्योंकि PV डायग्राम भी कभी कभार हमें पूछा जाता है कि ये किसका है, तो आपको पता चलना चाहिए। तो इसके अंदर कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, और कांस्टेंट वॉल्यूम है तो प्रेशर, टेम्परेचर और हीट वेरी होगा। और जिसके अंदर वॉल्यूम ही कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव नहीं हो रहा है, जैसा है वैसा ही है। वॉल्यूम चेंज नहीं होना मतलब अगर कोई भी चीज डिस्प्लेस हो रहा है तो वर्क होता है, कोई चीज जब डिस्प्लेस होता है तो क्या होता है, वर्क होता है। बट इसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट ही है, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव नहीं हो रहा है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सिंपल सी बात है, वर्क इसके अंदर जो वर्क है ये इसके अंदर वर्क नहीं होगा। समझ में आया? वर्क क्या होगा, जीरो होगा। ये दिमाग में रखना, जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उसके अंदर वर्क क्या होता है, जीरो होता है। अब ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए आइसोकोरिक का, हीट एक्सचेंज का। आइसोथर्मल, अगेन टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट के बाद क्या बचेगा, वे वेरी होगा। या आप दिमाग लगा के फटाक से याद रख सकते हो। और कुछ कंडीशन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ दो फॉर्मूले आपको पता रहना चाहिए उससे रिलेटेड, ये दोनों मैंने लिखा जो आपको शीट में मिल जाएगा। एडिबैटिक, ओके गाइस, ये नो ट्रांसफर ऑफ हीट इनटू और आउट ऑफ अ सिस्टम। ओके, सिस्टम के अंदर और सिस्टम से बाहर कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता। तो इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि Q इसके अंदर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो Q कांस्टेंट होता है तो क्या क्या चेंज हो सकता है, उसके अलावा आप कमेंट में मुझे डायरेक्ट, मतलब दिमाग लगाओगे ना तुरंत क्लिक हो जाएगा। कितने स्टेट वेरिएबल है, और स्टेट वेरिएबल के अगर एक चीज कोई कांस्टेंट है तो क्या क्या चेंज होगा वो फटाक से आप बोल सकते हो। तो इसके अंदर मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको लिख के दिया, और इससे रिलेटेड दो आइसोकोरिक से रिलेटेड दो फॉर्मूले जिससे रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है। अब साइक्लिक प्रोसेस,
साइक्लिक प्रोसेस जिसका इनिशियल और फाइनल स्टेज क्या होता है, सेम होता है, वो मेरा रहता है साइक्लिक प्रोसेस। अब बात करेंगे इसके अंदर जितना हम हीट देते हैं, जितना, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, जितना हम हीट देंगे उतना ही क्या होता है, वर्क होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। और इससे रिलेटेड एक और फॉर्मूला है, प्लीज कमेंट में मुझे लिख के बताओ, मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे यहां तक पहुंचे हो, और जितने बच्चे पहुंचेंगे वो वाला साइक्लिक जो साइक्लिक प्रोसेस है उसका फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, और जो लिखेगा उसको मेरी तरफ से जरूर मेरा लाइक प्रदीप गिरी ब्लॉग, क्योंकि वो वाला मेरे मोबाइल में रहता है, उससे मैं जरूर हार्ड भेजूंगा, देखना चाहता हूं मैं। अब रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल, नाम से ही काम छुपा हुआ है भाई। रिवर्सिबल मतलब सेम पाथ पे से, मतलब अगर कोई प्रोसेस हो रहा है और सेम पाथ पे से वो वापस इनिशियल टू फाइनल, अगेन फाइनल टू इनिशियल, उसी पाथ पे से वो वापस आ जा रहा है, जैसा था वैसे ही वापस हो गया, तो ऐसे प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। मैंने कॉन्सेप्ट को फटाफट समझो। इसके अंदर कांस्टेंट क्या होता है और वेरी क्या होता है, आपको दिख रहा है। पी मतलब प्रेशर, वी मतलब वॉल्यूम, टी मतलब टेम्परेचर, क्यू मतलब हीट। और गाइस आप प्रॉपर्टी, आप सभी को ये पता है कि मैंने बताया था कि सेम पाथ पे से वापस आता है, रिवर्सिबल, रिवर्स सेम पाथ पे से चेंज हो रहा है, और ये इसकी प्रॉपर्टी है। जस्ट इसका उल्टा कॉन्सेप्ट, या इसे फटाफट फटाफट, ओके। इरिवर्सिबल मतलब सेम उसी पाथ पे से वापस रिवर्स नहीं होता, जैसा था वैसा ही वापस नहीं होता। तो इसके अंदर क्या वेरी होता है, ये आपकी आंखों के सामने है, आप प्रॉपर्टी में वही सेम दिया हुआ है। अब गाइस कुछ और, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और उसके बाद कार्नोट साइकिल। हीट इंजन के अंदर आपको पता ना, जो हॉट रिजर्वायर होता है, कोल्ड रिजर्वायर होता है, वर्किंग सब्सटेंस होता है जहां वर्क होता है, तो ये इसके अंदर हीट कहां से कहां फ्लो होता है, हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्वायर की तरफ हीट फ्लो होता है, और साथ में इफिशिएंसी का फॉर्मूला ये आपको पता रहना चाहिए, ओके। W/Q, जितना हम हीट दे रहे हैं तो वर्क कितना होना चाहिए, जितना हम हीट दे रहे हैं उस अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हम इससे पता लगाते हैं। हीट जो हमारा इंजन है उसकी इफिशिएंसी कैसी है, ये फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए। और इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया सीईटी के अंदर, तो ये आपकी आंखों के सामने दिख रहा है। इसके बाद रेफ्रिजरेटर, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये भी आपको इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है। इसमें बस कंडीशन उल्टा हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर की तरफ हीट क्या होता है, फ्लो होता हुआ दिखाई देता है, कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर की तरफ। तो यहाँ इसीलिए फॉर्मूला का कंडीशन भी उल्टा हो जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी उल्टा हो जाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, और बाकी ये नहीं कि आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज रखना है, तो भाई मेरा डिटेल वीडियो जाके देख लो। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सप्लेन किया था, जिसके स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, केल्विन फ्लैंक स्टेटमेंट और दूसरा हमारा क्लॉसियस स्टेटमेंट। केल्विन बाबा ने बहुत एक सिंपल से तरीके में एक चीजें बताई थी, एकदम सिंपल सा तरीका। अगर देखो उन्होंने क्या बोला था कि कोई भी प्रोसेस अगर कोई भी वर्क करना है तो हमेशा हीट क्या होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए। अगर हीट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है हायर टू लोअर की तरफ, तो क्या हो सकता है, वर्क होगा। अगर हीट फ्लो नहीं हो रहा हायर टू लोअर की तरफ, तो कोई वर्क होने वाला नहीं है। अब क्लोसियस ने क्या बोला था, क्लोसियस ने यह बोला था कि अगर हम लोअर टू हायर की तरफ, क्योंकि हीट हमेशा कहां फ्लो होता है, हायर टू लोअर ही फ्लो होता है ना। हीट कहां फ्लो होता है, हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्वायर की तरफ हीट फ्लो होता है, हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्वायर की तरफ ये होता है, और हॉट से कोल्ड की तरफ जब हीट फ्लो होता है तो ही वर्क होता है, ऐसा केल्विन ने बोला था। अगर हमें वर्क करवाना है, काम करवाना है, तो हमेशा हीट कहां से कहां फ्लो होना चाहिए, हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्वायर की तरफ। बट क्लोसियस ने क्या बोला था कि अगर मुझे हीट कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर की तरफ फ्लो करवाना है, तो मुझे एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, मतलब हीट पंप लगाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, हीट कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर की तरफ क्या होगा, फ्लो होगा। ये क्लोसियस ने बताया था। ये सभी किसके अंदर आता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के अंदर, जिसके अंदर आपको दिखेगा नो प्रोसेस इज पॉसिबल विच कैन ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट डूइंग एनी एक्सटर्नल वर्क। जब तक हम कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं करेंगे तब तक हीट कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर की तरफ फ्लो नहीं होने वाला। और सिंपल सी बात है, केल्विन का मैंने बताया कि कोई भी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। अगर हमें कोई भी वर्क करना है तो हीट कहां से कहां फ्लो होना चाहिए, हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्वायर की तरफ, तो क्या होगा, हमारा वर्क होगा। और अगर हमें उल्टा करना है तो हमें कोई ना कोई एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। चाहे हीट पंप लगाएंगे
तो कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर की तरफ क्या होगा, हीट फ्लो होगा। ये क्लोसियस ने बोला था, तो ये आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद कार्नोट साइकिल के अंदर इसका ग्राफ थोड़ा देख के रखना, बट ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है नेट वर्क डन अपॉन हीट इनपुट, ये वाला पता रहना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर आया तो कार्नोट साइकिल की इफिशिएंसी निकालने के लिए है, तो भाई ये आपको आना चाहिए। अगर आया तो अगर आपको याद रहा तो आप फटाक से कार्नोट साइकिल का निकाल लोगे, समझ में आया। इससे रिलेटेड पीवाईक्यू हम करवाने वाले भी है। ओके, तो यहां हमारा पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होता है और इसी लेक्चर के अंदर हम लोग फटाक से, मैं स्लाइड चेंज करके फटाक से हम लोग करवा लेते हैं। क्या करवाते हैं, इसके पीवाईक्यू जो पिछले कई सालों में पीवाईक्यू आए हैं, बेसिकली हमारा फोकस जो लेटेस्ट पीवाईक्यू है उस पर ही रहेगा, क्योंकि लेटेस्ट ट्रेंड पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो लेटेस्ट ट्रेंड होता है उस वाइज ही सिलेबस, उस वाइज ही मतलब हमारे एग्जाम में चीजें पूछी जाती है। आपको मैंने बोला था कि ज्यादातर फोकस करो 22 एंड 23 के, जो 22 एंड 23 में पूरे शिफ्ट के अंदर जितने क्वेश्चंस आए हैं वो सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करो। तो चलो फटाफट मैं कुछ पीवाईक्यू करवाता हूं। तो चलो फटाफट अब इसके पीवाईक्यू कर लेते हैं। पहला पीवाईक्यू बहुत सिंपल है, क्या दिया हुआ है, इन अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, देन द थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज। 23 एंड 22 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, चार ऑप्शन दिया हुआ है कि सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच, विद इन द सिस्टम एंड सिस्टम टू सराउंडिंग हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, क्यों कांस्टेंट है। अभी मैंने बताया था, अगर जिसने वीडियो सुना होगा वो एक झटके में बोल देगा सर एडिबैटिक है। ओके, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखो गाइस, ये क्वेश्चन ऐसा है ना, है बहुत सिंपल, बट हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। 1 मार्क्स के लायक तो क्वेश्चन नहीं है, बट अगर जो जिसका स्पीड बहुत अच्छा है, जिसके दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट एक तरह से क्लियर है, वो फटाफट कर सकता है। तो चलो क्या दिया हुआ, a Carnot engine with efficiency 50% takes heat from a source at a 600 Kelvin। एक कार्नोट इंजन है जिसकी इफिशियंसी 50% है, वो सोर्सेस से कितना हीट ले रहा है, 600 केल्विन, मतलब टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर इज 600 केल्विन। अब इसके बाद अगला कंडीशन साथ में हमें लिखा हुआ है, टू इंक्रीज द इफिशियंसी टू 70%, हमने इफिशियंसी को 70% बढ़ा दिया है। कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ सिंक सेम, मतलब पहले वाले कंडीशन से टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर, मतलब सिंक का टेम्परेचर हमें पहले कंडीशन से मिलेगा, और वो जो सिंक का टेम्परेचर मिला है उसको हमें क्या रखना है, सेम रखना है दूसरे कंडीशन के लिए जिसमें हमने इफिशियंसी 70% बढ़ाई है। अभी जब मैं बोल रहा हूं यहां सॉल्व करवाऊंगा तो अपने आप समझ में आएगा। कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज सेम, द न्यू टेम्परेचर ऑफ द सोर्स विल बी। तो हमें पहले कंडीशन से टेम्परेचर ऑफ सिंक मिलेगा, उसको सेम रखना है दूसरे कंडीशन के लिए जिसकी इफिशियंसी हमने 70% बढ़ाई है। तो उस कंडीशन के अंदर टेम्परेचर ऑफ सोर्स क्या है, जैसे इसमें टेम्परेचर ऑफ सोर्स पहले कंडीशन में दिया, दूसरे कंडीशन में टेम्परेचर ऑफ सोर्स नहीं दिया, हॉट रिजर्वायर नहीं दिया, वो हमें क्या करना है, निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, आपको कार्नोट का इफिशियंसी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, अगर याद होगा तो आपका काम एक झटके में हो जाएगा। तो चलो फटाफट बिना देरी के हम फटाफट सॉल्व करते हैं। 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच, इफिशियंसी पहले कंडीशन के अंदर 50% को डायरेक्ट भाई मेरे दोस्त 1/2 लिख सकते हैं। अब 1 माइनस टी सी, ये तो हमें फाइंड करना है, और सोर्स का पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग कितना दिया, 600 केल्विन दिया हुआ है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, माइनस दिया हुआ इस साइड आएगा तो ये पूरा का पूरा प्लस हो जाएगा, और ये पूरा इस साइड जाके माइनस हो जाएगा। इसको और फटाफट कर सकते हैं, पर अगर मैं उतना फटाफट करूंगा तो बहुत सारे बच्चों को यहाँ समझेगा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा स्लो करता हूं, बट आप थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करने का ट्राई करो। इसके बाद गाइस देखो, 2 1 2, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1/2 आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, टी सी अपॉन, इसको सेम कलर रखता हूं, तो टी सी अपॉन 600 इक्वल 1/2। ओके, अब टी ऑफ सी, टेम्परेचर ऑफ सिंक निकालना है पहले कंडीशन का, तो ये 600 वहां चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो गया। अब दूसरे कंडीशन के लिए हमें सिंक का टेम्परेचर सेम रखना है, देखो लिखा हुआ है, कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज सेम रखना है, सेम रखना है। तो भाई ये फिर से वही फॉर्मूला मैं एक बार लिख देता हूं कलर चेंज करके, 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच। इफिशियंसी दूसरे कंडीशन के लिए इफिशियंसी के 70%, 70% है, 70/100 होता है परसेंट हटाने के लिए, तो 0 अगर कैंसिल कर देंगे तो 7/10 हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट 7/10 रखूंगा। ओके, 1 माइनस टी सी सेम रखना है,
टेम्परेचर ऑफ सिंक सेम रखना है 300 केल्विन, और टेम्परेचर ऑफ सोर्स मुझे फाइंड करना है। अब सेम वैसा ही ये इस साइड आएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा। अब इस साइड इसको ले लो। अब अगर मैं इसको सॉल्व, अब देखो सिंपल सी बात है, हमें टी ऑफ एच निकालना है, तो ये कैसे हो जाएगा 300, मैं एक बार और लिख देता हूँ 300 अपॉन टी ऑफ एच 1 माइनस 7/10। अब 10 को अगर मैं इससे करूं तो 10 माइनस 7 P/10। अब टी ऑफ एच निकालना तो टी ऑफ एच ऊपर चला जाएगा, तो ये सभी नंबर इधर आएंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, मतलब ये हो जाएगा 3000, एक जीरो और ऐड हो जाएगा। अब 3 डिवाइड में, तो अगर टी ऑफ एच करें डिवाइड तो ये हो जाएगा 1000 केल्विन। सो गाइस ये हो गया, और 1000 केल्विन किधर ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा, फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैं इसको थोड़ा इसको बड़ा कर दूं फटाक से। क्या लिखा हुआ है, 1 मोल ऑफ अ डायटोमिक गैस रिजिड मॉलिक्यूल्स डज द वर्क कितना Q अपॉन 2 when the amount of heat supplied is Q in this process the molar heat of specific heat capacity of the gas। तो देखो जो जो अपने को दिया है ना उसी कंडीशन वाइज चीजों को सॉल्व करना है। सबसे पहली बात तो हम यहाँ सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा U प्लस W, और हमें यहाँ W की वैल्यू दी है। W की वैल्यू कितनी दी है, देखो W कितना, वर्क Q अपॉन 2। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे डेल्टा U यहां का निकल जाएगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। देखो Q2 इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस Q/2। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं मेरे दोस्त तो 2Q माइनस Q, तो ये हो जाएगा Q अपॉन 2। तो इसका इंटरनल एनर्जी का कंडीशन के हिसाब से वैल्यू आ गई, जो कंडीशन अपने को दिया था। अब यहाँ फॉर डायटोमिक के लिए इंटरनल एनर्जी आप लोग को पता ही है, फॉर डायटोमिक गैस तो डेल्टा U की वैल्यू क्या रहती है, चलो मेरे से पहले कमेंट बॉक्स में फटाक से लिख दो, π/2 R डेल्टा T। ओके ये रहता है। और सेम मोलार स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम क्या रहता है, ये CV हमारा R डेल्टा T। ओके ये रहता है, और ये आपको याद रहना चाहिए, ये याद रहेगा तो आपका काम ऐसे ही हो जाएगा। अब चलो फटाक से हम इसको रखते हैं और पुट करते हैं। अब देखो गाइस यहाँ दो डेल्टा U की वैल्यू कितनी है, डेल्टा U की, सॉरी ये मैंने यहाँ हमें क्या निकालना है, Q निकालना है। तो Q इन दिस प्रोसेस मोलार स्पेसिफिक हीट क्या रहेगा, अगर हमें निकालना तो CV इंटू डेल्टा T। ये हमारा, अगर हमें मोलार स्पेसिफिक हीट ये Q की वैल्यू निकालनी है एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम तो CV इंटू डेल्टा T, ये हमें याद रहना चाहिए। तो हमने ये याद रख लिया डायटोमिक गैस के लिए। अब दोनों की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, कितना हो जाएगा, डेल्टा U के जगह पे ये रखेंगे 5/2 R डेल्टा T इक्वल Q के जगह पे CV डेल्टा T अपॉन 2। ओके देखो इसके जगह पे डेल्टा U के जगह पे डायटोमिक गैस के डेल्टा U की वैल्यू एंड Q की वैल्यू, दोनों की वैल्यू मैंने रखी। अब दोनों जगह से आप देखोगे 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, और क्या बचा हमारे पास, πR डेल्टा T इक्वल CV डेल्टा T, ये बचा हमारे पास। अब इसके बाद इसके अंदर कुछ और हमें क्या निकालना, हमें निकालना मोलार स्पेसिफिक हीट। तो यहां से डेल्टा T ये भी कैंसिल, तो भाई हो गया ना मोलार स्पेसिफिक हीट CV इक्वल टू πR हो गया, दिखाई दे रहा है πR है ऑप्शन नंबर C। तो फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a gas at NTP suddenly compressed to 1/4 of its original volume, if gamma is 1.5 then the final pressure is। so guys बहुत सिंपल है ये भी, इसको हम फटाक से कर लेते हैं, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, तो क्या आपने को बोला है
हाँ इसमें सडन लिखा हुआ है, सडनली कंप्रेस टू 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब भाई एडियाबैटिक गैमा की वैल्यू भी दिया है, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस हमें एडियाबैटिक का हमें फॉर्मूला यूज करना है, जो हमारा क्या था P1 V1 गैमा, P2 V2 गैमा। ओके सडन चेंज है तो इसलिए हम एडियाबैटिक प्रोसेस यूज करेंगे, उसका फॉर्मूला P1 V1 गैमा इक्वल टू P2 V2 गैमा। अब गाइस इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, फाइनल प्रेशर, द फाइनल प्रेशर इज, ओके टेंशन नहीं लेना, तो फाइनल प्रेशर, और हमें क्या लिखा हुआ है, कंप्रेस टू 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, तो जो नया वॉल्यूम बनेगा वो ओरिजिनल के कंपैरिजन में 1/4 टाइम्स है, 1/4। तो अगर मैं इसको चेंज करूं, तो चलो चेंज किस वाइज करेंगे वो बाद में हम देखते हैं। तो हम इस फॉर्मूले को, हमें प्रेशर फाइंड करना है, तो हम इसको चेंज करते हैं P2 अपॉन P1, क्योंकि हमें फाइनल प्रेशर का कंपैरिजन करना है, इसलिए हमने P2 अपॉन P1 लिया है, और ये हो जाएगा हमारा V1 अपॉन V2, उसका यूज करके हमने ये फॉर्मूला बनाया है। और इसको कॉमन गैमा ले लेते हैं क्योंकि दोनों पे गैमा है, तो ये P2 अपॉन P1 आ गया, V2 इधर आ गया, तो V1 अपॉन V2 आ गया। अब हमें V1 अपॉन V2 की वैल्यू चाहिए, V1 अपॉन V2, तो हम इसका यूज करेंगे, इसको बनाएंगे V1 अपॉन V2 की तरह, तो V1 ऐसे ही और V2 डिवाइड में आ गया। अब V1 अपॉन V2 आ गया तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 अपॉन 1 हो जाएगा, 1 नीचे 4 ऊपर, तो V1 अपॉन V2 की वैल्यू आ गई। अब वैल्यू रखो, V1 अपॉन V2 की वैल्यू क्या, 4 अपॉन 1 गैमा, बट गैमा की वैल्यू मेरे ख्याल से दिया है, गैमा की वैल्यू कितनी थी 1.5, तो 1.5 को हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 3/2। और गाइस देखो 3/2 है, सिंपल सा, बहुत सारे बच्चे इसका तो डायरेक्ट ही आंसर आता है, बट फिर भी थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ, 3/2 है, मतलब 4 को रूट में 3 टाइम करो, ओके डायरेक्ट देखो ये 3/2 है, तो 4 को रूट में कितने टाइम करना है, 3 टाइम करना है। ये क्या हो रहा है, ये डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो आप, 4 को 3 टाइम रूट के अंदर, ओके 3 लिखा हुआ है, इसलिए 4 को रूट में हमने कितने टाइम किया, 3 टाइम किया, 4 का रूट क्या होगा 2, इसका भी क्या होगा 2, इसका भी क्या होगा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो फाइनल आंसर इसका क्या आ गया 8, कितना आ गया 8 8 8, तो P2 अपॉन P1 इक्वल 8। अब हमें क्या लिखा हुआ है, 8 टाइम, हमें पूछा फाइनल प्रेशर ना, तो P1 उधर चला जाएगा, P2 इक्वल टू 8 P1, कितने टाइम 8 टाइम्स, तो 8 टाइम ऑप्शन नंबर सी। तो फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थोड़ा हम इसको बड़ा कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, अ गैस इज कंप्रेस्ड एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 10 मीटर क्यूब टू अ वॉल्यूम ऑफ 4 मीटर क्यूब। अच्छा अच्छा, मतलब ये कंप्रेस हुआ है, पहले 10 मीटर क्यूब था, बाद में 4 मीटर क्यूब हो गया, तो इसका हाँ, एनर्जी ऑफ 100 जूल इज देन एडेड टू द गैस बाय हीटिंग इट्स इंटरनल एनर्जी। तो हमें गिवन क्या क्या दिया, पहले वो लिख लोगे ना तो आपको इससे समझ में आ जाएगा आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। तो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले प्रेशर, प्रेशर कितना लिखा हुआ है 50 दिया हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम जो पहला वॉल्यूम है वो है हमारा 10 मीटर क्यूब, और जो दिया है फाइनल, मतलब ये कम हो गया, मतलब ये कंप्रेस हुआ है, ये हो गया 4 मीटर क्यूब। एनर्जी ऑफ 100 जूल, एनर्जी ऑफ 100 जूल मतलब हीट 100 जूल है, और हमें क्या फाइंड करना है, देन एडेड टू द गैस बाय हीटिंग इट्स इंटरनल एनर्जी, मतलब डेल्टा यू हमें फाइंड करना। तो सिंपल सा दिख रहा है कि हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की यूज करना है, इसके अंदर क्या है Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब वर्क डन जैसा कुछ नहीं है, बट प्रेशर और वॉल्यूम दिया है, तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूले में ऐसा चेंज कर सकता हूँ, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, ओके W की जगह ये रख सकता हूँ, ऑलरेडी तुमने डेरिवेशन में देखा हुआ है। अब यहाँ हम क्या करते हैं, जो जो हमें चीजें दी है वहां पुट करते हैं। हाँ यहाँ एक चीज और, ये चेंज इन वॉल्यूम हम पहले से ही निकाल के रख सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 4 है, इनिशियल कितना 10 है, तो इसका आंसर -6 आएगा। तो इससे हमें समझ में आ रहा है, इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि भाई कि गैस हमारा कंप्रेस हुआ है। अब फाइनली हम सबका रखते हैं, क्यू हीट कितना दिया 100,
डेल्टा यू तो हमें फाइंड करना है, तो चलो ये फॉर्मूले को इसकी तरह ही कन्वर्ट कर लेते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। डेल्टा यू फाइंड करना है ना, तो डेल्टा यू मैं ऐसे ही रखता हूँ, ये अंदर आ जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। अब सभी की वैल्यू रखते हैं। क्यू, क्यू कितना दिया 100, तो 100 हमने रख दिया, माइनस पी प्रेशर, प्रेशर कितना है, प्रेशर हमारा 50 इंटू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सॉरी इंटरनल एनर्जी बोलो वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम हमने निकाला है ऑलरेडी, -6 आया है। अब बस हम इसको सॉल्व करेंगे, 100 माइनस 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 प्लस, 5 6 30 और एक 0, अब 300 प्लस 400 कितना हो जाएगा 400 जूल, और ये हो गया हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब हमारा इंटरनल एनर्जी हमें निकल गया, इट्स इंटरनल एनर्जी 400 जूल। ओके सो गाइज यहाँ कंप्लीट हमने जो, क्योंकि आप सभी को पता है थर्मोडायनामिक पहले फिजिक्स में नहीं था, अभी नया फिजिक्स में आया हुआ है, मतलब जब से सिलेबस चेंज हुआ तब से आया, इसलिए इसके इतने भी क्वेश्चन फिजिक्स में महाराष्ट्र बोर्ड में नहीं मिलते, फिर भी जितना था मैंने सब करवा दिया। तो भाई प्लीज जाके वीडियोस को देखो, अच्छे से समझो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।